अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स इन डेटाबेस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से लिमिटेशंस या कॉन्स्टेंट्स हम डेटाबेस के अंदर लगा सकते हैं और यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है डोमेन कॉन्स्टेंट्स, और ये ईजियर है, सिंपलर है। तो बेसिकली जब भी हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि एक स्कीमा क्रिएट करें, कोई टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग सपोज़ स्टूडेंट की बना रहे हैं, तो उसकी CMS हमने रख दी है, देन हमने उसका नाम रख दिया है। इसी तरह के ना कुछ हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं सपोज़, और हम रोज़ वाइज जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो अब जैसे ही मैं किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट करवाऊँगी, तो मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि जो मैंने एट्रीब्यूट लिया है और जो उसका डेटा टाइप मैंने इंसर्ट किया है वो उस डेटा टाइप से मैच करता हो। जैसे कि सपोज़ मैंने CMS ले ली है, जो कि मैंने इंट में बोला है कि मैं इंट के अंदर सारी CMS लूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी CMS आएंगी वो सारी इंटीजर के अंदर होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग के अंदर होती हैं या किसी भी और फॉर्मेट में होंगी, तो हम लोग वो CMS एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारा नाम होता है, अगर वो स्ट्रिंग का उसका डेटा टाइप है, तो हमें जितने भी सारे एट्रीब्यूट्स, जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हम इंसर्ट करें, उन सब का जो डेटा टाइप है नाम वाले एट्रीब्यूट के लिए, वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो हमारे डेटाबेस के अंदर बेसिकली हम एक डोमेन सेट कर लेते हैं हमारे हर एट्रीब्यूट के लिए, कि ये जो एट्रीब्यूट है वो इस डोमेन से होगा, ये एट्रीब्यूट स्ट्रिंग से होगा, ये एट्रीब्यूट इंट से होगा, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली सारी रोज़ को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जितने भी वैल्यूज़ हम इंसर्ट करवाएंगे, वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमने डेटा टाइप सेलेक्ट की है या सेट की है अपने टेबल के लिए, वो उनसे मैच कर रहे हो, ठीक है। हर एक एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग हम लोग डेटा टाइप्स चूज़ करते हैं। तो उन सारे डेटा टाइप से हमारी जो रोज़ जो रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं उनकी डेटा टाइप्स मैच होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डोमेन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बोलती है कि फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बना दिया है जिसके अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट नेम है, बिल्डिंग है, बजट है। अब ये डिपार्टमेंट की टेबल है जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी बजट है। अब मैं एक कोर्स की टेबल बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने कोर्स आईडी लिख दी है, ये सारे कोर्सेज हैं, और फिर मैंने उनका नाम भी यहाँ पे लिख दिया है, देन उनका डिपार्टमेंट नेम लिखा है। यानी कि ये जो कोर्सेज हैं वो इस डिपार्टमेंट्स में ऑफ़र हो रहे हैं। अब मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए अपना डेटाबेस बना रही हूँ, तो जो मेरे पास डिपार्टमेंट नेम है, यानी कि जो जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे कोर्सेज़ होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसा कोर्स ऑफ़र कर दें जो कि किसी और डिपार्टमेंट का हो। सपोज़ यहाँ पे इंग्लिश, कोई हम BS इंग्लिश में कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा सब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया जो कि उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो वो तो डिपार्टमेंट हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर है ही नहीं। तो विच मीन्स कि वो जो हमारा रिकॉर्ड है वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये जाके इसका रेफरेंस होगा इस डिपार्टमेंट की टेबल के अंदर, ठीक है। यानी कि जो जो डिपार्टमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस टेबल के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उससे रिलेटेड ही सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज़ लीनियर अलजेब्रा है, वो जो है मैंने यहाँ पे तो सब्जेक्ट तो मेरा है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी और डिपार्टमेंट में उसको ऑफ़र कर दूँ। अब यहाँ पे कोई और मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया, तो यहाँ पे जब ये इसका रेफरेंस यहाँ पे जाके चेक होगा, तो ये डिपार्टमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, विच मीन्स कि ये जो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो गलत है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी का मकसद यही होता है कि हमारे पास अगर हम कोई एक टेबल बना रहे हैं और उसका वो कॉलम किसी और टेबल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस बन जाता है उस टेबल का। तो वो जब भी हम कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, वो इसके अंदर कोड्स टेबल के अंदर, वो हमेशा चेक करेगा इस टेबल के अंदर, इस कॉलम के थ्रू वो इस टेबल के अंदर जाके चेक करेगा कि क्या वो डिपार्टमेंट हमारे पास है। अगर वो डिपार्टमेंट हमारे पास है, तो हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो इंसर्ट हो जाता है, और अगर नहीं, तो वो डेटाबेस जो है वो उस रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं होने देता, ठीक है। तो इस वजह से ना हम लोग बहुत प्रिसाइसली अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और जितने भी रिलेवेंट होते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम से जितने भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं वही हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का कॉन्स्टेंट बन जाता है। एंड देन आती हैं हमारी असर्शंस। अब जो हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिस्कस किया और हमने डोमेन कॉन्स्टेंट्स को
डिस्कस किया, ये दोनों भी हमारी असर्शंस ही हैं, लेकिन असर्शंस कुछ हमारी सिंपलर होती हैं और कुछ हमारी कॉम्प्लेक्स असर्शंस होती हैं। जो सिंपलर असर्शंस होती हैं बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे डोमेन कॉन्स्टेंट्स हो गए, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गई, ये सिंपल हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की होनी चाहिए, ये आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो आपको इजीली इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते या डेटाबेस के स्टार्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक रूल बना दिया है कि जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं वो हर एक सेमेस्टर में सिर्फ 5 कोर्सेज ऑफ़र हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा थर्ड सेमेस्टर में है तो उसको 5 कोर्सेज़ ऑफ़र होंगे इन टोटल। सिमिलरली कोई सिक्स सेमेस्टर में उसको 5 कोर्सेज़ ऑफ़र होंगे। तो जो भी हमारा सेमेस्टर होगा उसके अंदर सिर्फ 5 कोर्सेज़ ही हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं। अब ये मेरा एक रूल है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे असर्शन, और हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर ये वाली असर्शन क्रिएट कर देंगे। यानी कि अगर मैं कोई भी नई स्कीमा या नई टेबल जब बना रही हूँ तो मैंने उसके लिए कोई एक बना दिया, असर्शन बना दी। अब मेरा डेटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने एक नई टेबल बना दी है। अब मैं चाहती हूँ कि ये टेबल इस डेटाबेस के अंदर आए और इस टेबल के ऊपर मैंने ये वाली असर्शन लगा दी है, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस क्या करेगा, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करेगा, वो पहले ये असर्शन जो है वो इसके टेबल के ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। यानी जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे वो इस असर्शन से के अकॉर्डिंग होंगे। एंड हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस असर्शन को इस डेटाबेस पर भी अप्लाई करके देखेगा कि वेदर ये जो असर्शन है ये एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटाबेस है, जो उसकी करंट स्टेट है, उसके ऊपर क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर ये असर्शन वैलिड होती है तो फिर ये असर्शन अब उस डेटाबेस पे अप्लाई होगी, और अब जो भी नेक्स्ट रिकॉर्ड या नेक्स्ट टेबल आएगी उसको इस असर्शन को मेक श्योर करना होता है कि वो कंफर्म करे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ये असर्शन इस ऑलरेडी जो हमारा डेटाबेस बना हुआ है उसको कंफर्म नहीं करती, उसके कॉन्स्टेंट्स को कंफर्म नहीं करती, तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी न्यू टेबल हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर और उसके ऊपर हमने एक असर्शन लगाई हुई है, तो पहले हम चेक करेंगे कि वो असर्शन हमारे एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस के रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड है तो फिर फ्यूचर में जितनी भी टेबल्स आएंगी या जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनको इनके साथ, इस असर्शन के साथ कंफर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये असर्शन वैलिड है ही नहीं तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अथोराइजेशन। अब ये भी एक किस्म का हमारे पास कांस्टेंट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर यूज़र को एक सेग्रीगेट करते हैं। यानी कि कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो नेव यूज़र्स हैं जो जस्ट डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, कुछ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इस तरह से हम लोग उनको डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अलग अलग से अथोराइजेशन देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जिनको हमने सिर्फ रीड अथोराइजेशन दी है, यानी कि वो डेटाबेस को सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर सिमिलरली हमने किसी को इंसर्ट अथोराइजेशन दी हुई है जो कि आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाया है, तो जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, सपोज़ आपने उसको सिर्फ रीड अथोराइजेशन दी है कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो है वो हमारे डेटाबेस को सिर्फ रीड कर सकती है। इसी तरह जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसको हमने इंसर्ट अथोराइजेशन दे दी कि वो किसी नए स्टूडेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हर किसी का, हर इंसान के पास जो जो आपका यूज़र होगा, जिस तरह से उसकी कैटेगरी होगी, जिस तरह से वो जिस हायरार्की के अंदर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको अथोराइजेशन मिलती है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ लोग होते हैं जिनको हर किसी को डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर एक सीईओ है तो उसके कुछ और पर्क्स होंगे। इसी तरह कोई आपका मैनेजर है तो उसका और पर्क होगा। सिंपल अगर एक एम्प्लॉई है तो उसका और पर्क होगा। तो जैसे एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जांपल आपने उसको दे दिया कि आप डेटाबेस को रीड कर सकते हो, सीईओ को आपने दे दिया कि भैया आप इंसर्ट भी करवा सकते हो। तो इस तरह से हर एक पर्सन के पास, जो हमारे यूज़र होते हैं डेटाबेस के, उनके पास डिफरेंट अथोराइजेशन होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं।